तो हम लोग वायुमंडल के संघटक तत्व, मतलब वायुमंडल के संघटक पढ़ रहे थे। वायुमंडल के संघटक, कंपोनेंट्स वायुमंडल के क्या हैं, उसमें 3 कंपोनेंट्स बताए थे। गैसें हैं, धूल कण है, और क्या है, जल वाष्प। ठीक है, इतने चीज हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गैसें क्या हैं, कौन सी गैसें हैं, उनका परसेंटेज क्या है। तो इनमें कुछ भारी गैसें हैं और कुछ हल्की गैसें हैं। भारी गैसें जो हैं वो पृथ्वी के सतह के पास रहती हैं। जो भारी गैसें हैं वो क्या रहती हैं वायुमंडल में, निचले सतह पर रहती हैं, और हल्की गैसें क्या रहती हैं, ऊपरी सतह पर रहती हैं। तो ठीक है, तो इन गैसों का जो अनुपात है वो लिख लेते हैं। पहले भारी गैसें लिखेंगे, फिर हल्की गैसें। तो भारी जो गैसें हैं, भारी गैसें, आप इनका अनुपात जानते भी होंगे वैसे। भारी गैसों में नाइट्रोजन है ना, उसका परसेंटेज, गैस और उसका परसेंटेज लिखेंगे, प्रतिशत कितना है वायुमंडल में। ठीक है ना, तो भारी गैसों में पहली कौन है, नाइट्रोजन है, उसका परसेंटेज है 78.03। फिर नाइट्रोजन के बाद कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 20.99। ठीक है, फिर कौन सी है, आर्गन, है ना। अगर आपको संकेत नहीं पता है तो पूरा नाम लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। आर्गन का परसेंटेज है 0.93, 0.93। आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका परसेंट है 0.03, 0.032, है ना। ये हम लोग जो आंकड़ा लिख रहे हैं ये कोपेन एवं डिलोंग के अनुसार है। किसके अनुसार, कोपेन और डिलोंग के अनुसार है ये जो आंकड़ा हम लोग लिखे हैं। तो भारी गैसों में नाइट्रोजन 78.03, सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का है। फिर ऑक्सीजन है 20.99, आर्गन है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.032। ये कैसी गैसें हैं, भारी गैसें हैं, मतलब यह वायुमंडल में निचले सतह पर पाई जाती हैं। वायुमंडल में सबसे नीचे यही पाई जाएंगी, मतलब सतह के पास ये सारी गैसें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद कौन सी गैसें होंगी, हल्की गैसें। तो जो हल्की गैसें हैं, भारी गैस के बाद इधर हल्की का लिख दे रहे हैं, हल्की गैस, गैस और उसका क्या प्रतिशत वायुमंडल में कितना है। तो हल्की गैसों में सबसे पहले हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का परसेंटेज 0.01, ठीक है, 0.01। फिर उसके बाद है नियॉन, नियॉन जिसका नाम सूत्र नहीं पता होगा पूछ लीजिएगा, नियॉन 0.0018। हीलियम, हीलियम का है 0.0005। हीलियम के बाद है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन है 0.0001। फिर है जीनॉन, जीनॉन का है बहुत ही कम 0.50। जीरो 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 09। ठीक है, ओजोन भी है, तो ओजोन और बहुत कम है, ओजोन का भी लिख लीजिए, अब लिख ही रहे हैं। तो ओजोन है O3 कहते हैं ओजोन को। ओजोन का सूत्र जो है या संकेत जो है तो 301, है ना। हल्की गैसें बहुत ही कम मात्रा में है, एक तो वो हल्की भी हैं और दूसरे उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। मेन यही है ना भारी गैसें।
आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्रम पूछा जाता है, लिख लीजिए जल्दी से। क्रम कैसा पूछा जाता है? कोई कंपटीशन जाएंगे देने तो उसमें 4-5 गैसें दे दी जाएगी, फिर कहेंगे कि इनको बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए, है ना। तो कैसे? जैसे मान लीजिए हम इनको अगर अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही मतलब घटते क्रम, सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे ज़्यादा वाला होगा तो नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये 4 अगर ऑप्शन दिए थे आपको, तो इनका जो घटते क्रम है या अवरोही क्रम है वो इस तरह से होगा, ठीक है ना। सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी गैसों का परसेंटेज भी पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन का परसेंटेज वायुमंडल में कितना है, 78 दे देंगे, 75 दे देंगे, 72 दे देंगे, 70 दे देंगे। ऐसे ही कार्बन का पूछते हैं कई बार, कार्बन का पूछेंगे, कार्बन का तो बहुत बार आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछेंगे 0.3% है, 0.003 है, 0.0003 है, कि 0.03 है, ऐसे पूछते हैं। तब इसमें आपको पता होगा तो आप इस वाले को करेक्ट करके आएंगे, नहीं तो तुक्का मार के आएंगे फिर, है ना। तो गैसें जो है वायुमंडल में कुछ इस तरीके से क्या है, व्यवस्थित है, ठीक है। और ये जो गैसों का अनुपात है, ये जो आपको गैसों का परसेंटेज हम बताए हैं, ये वायुमंडल में सतह से 80 किलोमीटर तक, लगभग 80 किलोमीटर तक सतह से ऊपर जाएंगे तो इस तरीके का गैसों का अनुपात मिलता है। लेकिन आप उससे ऊपर अगर जाते हैं तो गैसों का अनुपात इस तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो नहीं मिलता मतलब कि आप अगर पृथ्वी की सतह है उससे 80 किलोमीटर तक गए तो वहाँ तक इन गैसों का अनुपात ऐसे ही है, मतलब अनुपात निश्चित है, ऐसे ही गैसें मिलेंगी। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऐसे ही मिलेगा। उतने क्षेत्र को क्या कहते हैं? सममंडल। क्या कहते हैं? सममंडल। सममंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि अनुपात क्या है? सबका ठीक है, समान है, वैसा ही हर जगह है। 80 किलोमीटर तक दूरी अगर सतह से ऊपर जाते हैं, 80 किलोमीटर के बाद गैसों का अनुपात क्या होता है? बदल जाता है ना। हो सकता है नाइट्रोजन 78% ना मिले और कम मिले, ऑक्सीजन और कम मिले, हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, है ना, क्योंकि हल्की गैस है ना, तो हाइड्रोजन ऊपर ज़्यादा जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं? 80 किलोमीटर से ऊपर का जो वायुमंडल है उसको विषम मंडल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विषम मंडल, ठीक है। सममंडल और विषम मंडल। आगे अब बात करते हैं धूल कण और जलवाष्प की। देखिए, धूल कण और जो जलवाष्प है वो ज़्यादातर बहुत ऊंचाई तक नहीं पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर तक धूल कण और जलवाष्प क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और जलवाष्प कैसे जाएगा वायुमंडल में? हम आपको बताए थे, पेड़ पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। पानी जब गर्म होता है तो भाप बन के ऊपर उठता है, तो यही सब जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में रहते हैं 12 किलोमीटर तक। धूल कण कैसे जाएगा? धूल कण जो विभिन्न, जैसे धूल की आंधियाँ उठी, है ना, या कंस्ट्रक्शन आदि हो रहा है, उन सब के द्वारा धूल कण क्या होता है? पार्थिव धूल कण जो होता है वह पृथ्वी से क्या होता है? एक होता है ब्रह्मांडीय धूल कण। धूल कण 2 तरीके का दिखाते हैं। धूल कण, अभी बात करेंगे हम लोग धूल कण में ही, उसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो धूल कण एक होता है पार्थिव और एक कैसा होता है? ब्रह्मांडीय। पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से संबंधित है, पार्थिव।
और दूसरा कैसा है, ब्रह्मांडी। ब्रह्मांडी कैसा होगा, जो कि जैसे कल भी बताए थे ना कि बहुत सारे जो हैं अंतरिक्ष से पिंड जो हैं पृथ्वी में किसी भी कारणवश प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके जो नष्ट होने से, क्योंकि ब्रह्मांड में पहुंचने पे वो जलने लगते हैं घर्षण के कारण, तो उसके नष्ट होने से बहुत सारा धूल का कण ब्रह्मांड वाला उत्पन्न होता है। और जो सूर्य के द्वारा जो सौर विकिरण की आंधियाँ चलती हैं, वह भी बहुत सारा पदार्थ अपने साथ लेके आता है ना। तो सौर ब्रह्मांडी धूल कण वो होता है। पार्थिव में जो पृथ्वी से धूल के कण जो है वायुमंडल में पहुंचते हैं, वो ज़्यादातर 12 किलोमीटर तक ही रहते हैं। और ये जो धूल के कण हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये धूल के कण जो होते हैं वो आर्द्रता ग्राही नाभिक कहलाते हैं। ये जो पार्थिव धूल के कण हैं, ये क्या कहलाते हैं, आर्द्रता ग्राही नाभिक। क्यों कहते हैं आर्द्रता ग्राही नाभिक, क्योंकि ये जो धूल के कण है ना वायुमंडल में, ये जलवाष्प जो होती है उसको अपने चारों ओर क्या करते हैं, इकट्ठा कराते हैं। और यही धूल के कणों के चारों ओर जलवाष्प खूब सारी इकट्ठा होती जाती है, वही धीरे धीरे क्या बनते जाते हैं, बादल का रूप बदलते जाते हैं। ठीक है ना। तो इन धूल कणों का महत्व है बादल के निर्माण होने में, क्योंकि ये क्या है, आर्द्रता ग्राही नाभिक है। मतलब केंद्र में यही रहेंगे, इनके चारों ओर क्या होगी, जलवाष्प क्या होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, धीरे धीरे वही बादल बनते जाते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो जो धूल कण 12 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, तो जो हमारे यहाँ जो बरसात होती है, बारिश जो होती है, वह पार्थिव धूल कण के द्वारा निर्मित बादलों से होती है। और अधिक ऊंचाई पे भी कुछ बादल बनते हैं, है ना, जिनसे वर्षा आदि नहीं होती है, लेकिन वो जो बादल बनते हैं वो ब्रह्मांडी धूल कण के कारण बनते हैं। ठीक है ना। आज समझ पा रहे हैं कि नहीं ये सब आप। तो इस तरीके से जो संघटक है उनके बारे में हमने बात किया। जलवाष्प बता ही दिए हैं, है ना। जलवाष्प का जो स्रोत है वो पृथ्वी से ही है, ये ब्रह्मांड से जलवाष्प नहीं आएगा, पृथ्वी से ही जो पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, या सूर्य के तापमान में जो जल राशियों से जो पानी गर्म होकर के भाप के रूप में ऊपर उठता है, वही वाष्प का रूप है ना। और वही बारिश का भी कारण है, वही सब न जाता है, बादल बनता है, ठंडा होता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी बरसात कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, तो वो सब क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं वायुमंडल में जो विभिन्न परतें हैं उनके बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके इस सिलेबस के हिसाब से भी और कंपटीशन वाले सिलेबस के भी हिसाब से। वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल को जो है, जैसे हम पृथ्वी के भीतरी भाग को कई परतों में बांटे थे, वैसे ही वायुमंडल को भी कई परतों में बांटा गया है। और वो बांटने का आधार भी है, जिसका आधार जो मुख्यतः है वो क्या है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन है। एक फैक्ट इसके पहले आप लिख लीजिए, ये आपको जानना चाहिए कि वायुमंडल में जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे पृथ्वी में जमीन की ओर जा रहे थे तो तापमान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसका जस्ट उल्टा होता है वायुमंडल में। वायुमंडल में जब आप ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है ना। और वह घटने की दर जो है 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, घट जाएगा। और अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 1 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में जाने पर क्या होगा,
6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये दोनों ही फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग बार बार होगा और ये कंपटीशन में भी बहुत आता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी वायुमंडल में ऊपर जाने पर कितने मीटर, 150 मीटर, 155 मीटर, 160 मीटर, 165 मीटर। तो 165 मीटर अभी तो पता है, बाद में भूल जाएगा, तो दिमाग में रखना है। और जैसे 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना वायुमंडल में तापमान में कमी आएगी, तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन बना देंगे। तो 6.5 ये याद रखना है दिमाग में। और यह बात दिमाग में याद रखनी है कि जब भी हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी। जैसे कि आपने यह बात याद रखी है कि पृथ्वी में भीतर जाने पर तापमान बढ़ता है ना। वहाँ पे 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, यहाँ पे 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घट रहा। ठीक है, इसी तापमान के घटने के कारण, है ना, और तापमान में परिवर्तन होने के कारण वायुमंडल को कई परतों में बांटा गया है। तो वो जो परतें हैं उनमें 6 मुख्य परतें हैं और 4 कैसी परतें हैं, 3 संक्रमण परतें हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी मुख्य परत और संक्रमण परत पढ़े थे ना, वैसे भी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 6 मुख्य परत, वायुमंडल की 6 मुख्य परतें हैं। उन 6 मुख्य परतों का आपको कम से कम नाम पता होना चाहिए, है ना। ये हम लिख रहे हैं ऊंचाई बढ़ने के क्रम में, सबसे पहले परत, फिर दूसरी, तीसरी, फिर ऐसे, तो ये ऊपर की ओर परतें जाएंगी, है ना। तो सबसे पहली परत का नाम क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। मध्यमंडल, मीसोस्फियर। फिर है ताप मंडल, ताप मंडल, थर्मोस्फियर। फिर है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। फिर है चुंबकीय मंडल। चुंबकीय मंडल, मैग्नेटोस्फियर। ठीक है, हाँ, ताप मंडल। ये जो परतें हैं मुख्य परतें हैं, इनमें क्या होता है, तापमान जो है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, है ना, 2 में से एक होगा। अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है। वो जो हम बताए हैं ना जनरली 165 मीटर वाला, वो पूरे वायुमंडल में नहीं काम करता है, वो कम निचले ही वायुमंडल में काम करता है ना। 80 किलोमीटर तक जो सम वायुमंडल है ना, वहाँ तक ही काम करता है वह। सम मंडल जो बताए थे, बहुत ऊंचाई पर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि 3 संक्रमण परतें हैं जो कि तापीय स्थिरता, इनका जो आधार है वह क्या है, तापमान में परिवर्तन। ऊंचाई के साथ ताप परिवर्तन। ये जो 6 परतें हैं इनका क्या आधार है, कैसे इनको निर्धारित किया गया है, ऊंचाई के साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है उस आधार पर। बाकी जो हमारे पास 3 संक्रमण परतें हैं वह कौन कौन सी हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में परत है जिसको क्या कहते हैं,
क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक संक्रमण परत है जिसको क्या कहते हैं, समताप सीमा, स्ट्रेटोपॉज। और मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच में एक परत है जिसको क्या कहते हैं, मध्य सीमा, मेसोपॉज। और ये जो है परतें, संक्रमण परतें, इनका निर्धारण का जो है वह है तापीय स्थिरता। मतलब ये परतें जहां पे हैं वहां पे तापमान क्या है, कुछ किलोमीटर, भाई हम लोग देखेंगे कितने किलोमीटर, ये कुछ किलोमीटर चौड़ी परतें हैं। तो ये तापीय स्थिरता मतलब जितने क्षेत्र में ये परतें हैं संक्रमण वाली, वहां तापमान स्थिर है और इनमें तापमान क्या होगा, परिवर्तित होता रहेगा, है ना। तो यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बनता है कि जो मुख्य परतें हैं उनके निर्धारण का आधार क्या है, तापीय परिवर्तन, और जो संक्रमण परतें हैं उनके निर्धारण का क्या आधार है, तापीय स्थिरता। लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। देख लीजिए, उसके बाद एक चित्र बनाना है हम लोगों को। देख लिया सबने? चित्र बना लेंगे तो कल समझ लेंगे। गुड मॉर्निंग। तो इसमें हम लोग जो चित्र बनाएंगे वो कुछ चित्र ऐसे रहेगा कि जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी के बीच में विषुवत रेखा है ना, या नहीं, विषुवत रेखा तो है ही। इसमें जो ध्रुव हैं, जैसे इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल है, ऐसे। तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आधार बना के ऐसे परतों का निर्धारण करेंगे, वायुमंडलीय परतों का। ठीक है ना, समझ रहे बात की नहीं? तो अभी चित्र जो बनाएंगे उसको आपको समझना है कि जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है उसको आधार बना के चित्र बनाया जा रहा है। ठीक है ना, और परतें हम ऊपर की ओर दिखाएंगे तो अभी आपको समझा देंगे क्या है वो। तो ये दिमाग में ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को आधार बना के बनाया जा रहा है चित्र। तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, है ना। इधर क्या हो गया, नॉर्थ पोल, इधर क्या हो गया, साउथ पोल, और पृथ्वी
का जो आधा भाग है वो ऐसे दिखा देंगे, अर्थ, है ना। पूरा भाग होगा तो ये पूरा मिल जाएगा, है ना। ठीक, जीरो से 12 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और फिर 2000 से ऊपर। ये सब किस में है? किलोमीटर में। ठीक, पहला क्या है? क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, फिर क्या है? ताप मंडल, ताप मंडल के बाद बहिर्मंडल और फिर कौन सा है? चुंबकीय मंडल, 2000 किलोमीटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये जो संक्रमण परत है, तीन संक्रमण परत, पहली क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य, दूसरी समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच, और तीसरी मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच। तो इसको क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा, इसको समताप सीमा, इसको मध्य सीमा, है ना। ठीक है, ये जो क्षोभ सीमा वाली परत है यह 1.5 किलोमीटर की है। मध्य समताप सीमा वाली जो संक्रमण परत है वो 5 किलोमीटर की, और मध्य सीमा कितने हैं? 10 किलोमीटर चौड़ाई है, मतलब कि कितनी मोटे क्षेत्र तक हैं ये। जो क्षोभ सीमा है यहाँ का जो तापमान है वो -60 to -65 डिग्री सेल्सियस, है ना। -60 से -65 डिग्री सेल्सियस रहता है। समताप सीमा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। फिर जो मध्य सीमा है वहाँ पे वायुमंडल में सबसे कम तापमान रहता है, वह रहता है -80 to -100 डिग्री सेल्सियस। और इस मध्य सीमा के बाद ऊपर जाने पर तापमान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है समताप मध्य सीमा से ऊपर। क्षोभ सीमा का तापमान मतलब ये जो 1.5 किलोमीटर है वहाँ का तापमान इतना, 5 किलोमीटर का तापमान इतना, इधर का तापमान इतना। बाकी बीच में क्या होता है उस पर बात करेंगे। यहाँ पे एक जेट धारा बहती है, जेट स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ कुछ बादल होते हैं जिनसे क्या होती है? बारिश होती है पृथ्वी पर। फिर इस समताप मंडल में कुछ बादल हैं, और समताप इसमें बात करेंगे। यहाँ पे जो है हवाई जहाज जो हैं वो मतलब जो हवाई जहाज आप देखते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं? ये जो क्षोभ सीमा है इसके जस्ट ऊपर, है ना। यहाँ पे ओजोन की परत है, ये जो बादल है इसका नाम है मुक्ताभिमेघ, मुक्ताभिमेघ।
मेघ, ठीक है, मुक्ताभि मेघ, जो किस मंडल में है, समताप मंडल में जो बादल पाए जाते हैं उनका क्या नाम है, मुक्ताभि मेघ। ये सामान्य बादल हैं, तो ये भी मुक्ताभि है, ये भी मुक्ताभि, ठीक है। फिर अगला है मध्य मंडल, यहाँ भी कुछ बादल पाए जाते हैं जिनका नाम है निशादीप्ति, निशादीप्त मेघ या बादल, ठीक। फिर इसके बाद ताप मंडल में दो घटनाएं होती हैं, चमकीला प्रकाश जो नॉर्थ ध्रुव पे नॉर्थ की ओर होता है उसको क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस, और इसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये कुछ चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है, इस पे डिटेल में बात करेंगे, अभी केवल चित्र बनाइए, कारण बात करेंगे। यहाँ पे एक मंडल है आयन मंडल, आयन मंडल, जिससे ही जो सैटेलाइट आदि के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वितरित किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर यहाँ आयनीकृत पदार्थ है, आयनित पदार्थ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और रिमोट सेंसिंग वाले जो हैं आदि यहाँ से। और सबसे ऊपर जो है वो चुंबकीय मंडल जो है, वहाँ पे कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज जो सूर्य के द्वारा बहुत सारी किरणें आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ये सब क्या है चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो कल इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। चित्र बना लीजिए, जिसका नहीं बना हो कॉपी ले जाए बना ले।